तो पिछले वीडियो में हमें पता चला था कि रियो के पास ऐसी पावर है कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता और ये बात उस फरिश्ते को भी नहीं पता थी जिसने उसे वहाँ पर भेजा था। तो कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ती है। रियो जो सुबह सुबह समुद्र किनारे सी फूड इकट्ठा करने निकला था, वो अचानक एक टूटे हुए जहाज के मलबे से टकरा जाता है और जैसे ही वो इस नज़ारे को देखता है उसे अपनी रॉबिन्सन क्रूसो वाली ट्रैवल पूरी होती हुई महसूस होती है। वहाँ पास ही एक नाव पड़ी होती है जिसके बगल में एक आदमी की लाश दिखाई देती है। वो उसकी पल्स को चेक करता और समझ जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले चुकी है। लेकिन जैसे ही वो नाव के दूसरी ओर नजर डालता है, वहाँ पर एक और आदमी को देखता है जो अभी भी जीवित था और सांसें ले रहा था। उसका नाम एबेल होता है। रियो राहत की सांस लेता और उसे अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबेल और उसके कुछ दोस्त एक यात्रा पर निकले थे और वो भी इसी नाव में। लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक तूफान आ गया। उस तूफान के बीच समुद्र की गहराइयों से एक टाइटन ऑक्टोपस निकल आया और उसने पूरी नाव पर हमला बोल दिया और उसके इस हमले से नाव के 2 टुकड़े हो गए और सभी यात्री समुद्र में डूब गए। लेकिन सौभाग्य से यह हादसा तट के काफी पास हुआ जिससे वो लोग किनारे पर बहकर आ गए। फिलहाल रियो एबेल को, जो अभी भी बेहोश था, अपने घर लेकर आया था और इसके बाद वो कुछ अपने घरेलू कामों में लग गया। इसी बीच एबेल की आंखें खुलती और वो इधर उधर देखकर सोचता है कि आखिर वो है कहाँ पर। वो घर से बाहर निकलता और देखता है कि उसके चारों ओर असली फूलों का बगीचा है और उसके बीचों बीच एक पत्थर का रास्ता जंगल की ओर जाती है। ये सब कुछ रियो ने अपने हाथों से बनाया था। इसी दौरान रियो वहां पर आता और एबेल के ठीक होने पर खुशी जाहिर करता है। हालांकि उसे अब भी ये नहीं पता कि एबेल असल में है कौन। वहीं दूसरी तरफ एबेल हैरान रह जाता है क्योंकि उसने रियो की मौजूदगी को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। अब वो सोचने लगता है कि क्या रियो के पास कोई स्पेशल पावर है जिससे वो अपने आसपास की गतिविधियों को बिना आहट के महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी एबेल को जो सबसे ज्यादा खटकती है वो रियो का वहां पर अकेला होना। मतलब रियो का ऐसा रहन सहन जैसे वो किसी निर्जन द्वीप पर अकेला हो। एबेल मन ही मन ये पूछना चाहता है कि क्या रियो कोई ऐसा पहाड़ी आदमी है जिसके पास पहनने के ढंग के कपड़े तक नहीं। लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो पहली मुलाकात में कोई गलत छाप नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देता है और वो उसका थैंक्स करता है कि उसने उसकी जान बचाई। रियो जवाब में कहता है कि उसे किसी तरह की तारीफ नहीं चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ इतना किया है कि उसे घर तक लेकर आया है। ये कहते कहते रियो थोड़ा गंभीर हो जाता और एबेल को ये दुखद खबर देता है कि बाकी सभी लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। एबेल उसे जवाब देता है कि उनके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं और ये खुलासा करता है कि बाकी सभी लोग स्मगलर्स थे। जैसे ही एबेल इस घटना के बारे में विस्तार से बताने वाला होता है, उसके पेट में जोर से आवाज आती है। रियो मुस्कुराते हुए सुझाव देता है कि क्यों ना ये बातचीत दोपहर के खाने के समय जारी रखी जाए। अब जब दोनों एक दूसरे से थोड़ा परिचित हो चुके थे तो एबेल उससे पूछता है कि क्या उसके पास पहनने को कोई और कपड़े का सेट नहीं है। रियो बड़े सहज भाव से बताता है कि उसके पास वो जरूरी सामग्री ही नहीं, जैसे धागा या कपड़ा जिनसे वो कपड़े बना सके। एबेल जवाब में कहता है कि रियो तो किसी पास के कस्बे से कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि रियो के पास शायद पैसे नहीं है क्योंकि वो एक मॉन्क की तरह जीवन जी रहा था। क्योंकि एबेल को तो ये भी नहीं पता कि असल में वो किस जगह पर है और वो सिर्फ ये मानकर चल रहा है कि आसपास कोई ना कोई कस्बा जरूर होगा। तब रियो उसे पूरी हालात समझाता और बताता है कि आसपास कई मीलों तक कोई कस्बा नहीं है और इसी वजह से उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा है। एबेल रियो से पूछता है कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करता है, तो रियो जवाब में जब ये बताता है कि वो वाटर मैजिशियन है तो एबेल पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार सेंट्रल प्रोविंस में सिर्फ 50% लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर रियो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि एंजल माइकल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही जादू चला सकते हैं। अब एबेल कुछ जांचना चाहता था। वो रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फिर से जहाज के मलबे तक लेकर चले। जब वो वापस समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ कोई भी लाश नहीं होती। रियो ये अनुमान लगाता है कि शायद लाशें समुद्र में बह गई होंगी या किसी समुद्री राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर रियो ने एबेल को ना बचाया होता तो शायद वो भी अब तक खा जाया चुका होता। इस बात से एबेल खुद को और भी ज्यादा कर्जदार महसूस करता और कहता है कि भले ही वो दोनों अजनबी हैं, लेकिन रियो एक सच्चा दोस्त है। एबेल फिर उस जहाज के मलबे को खंगालता है, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती जिसके लिए वो वहां पर आया था। इसीलिए अब वो अपने अगले कदम का प्लान बदलता और तय करता है कि अब वो उत्तर दिशा में स्थित टाउन ऑफ लॉन जाकर अपने दोस्तों से मिलेगा। वो रियो को भी अपने साथ चलने को कहता है, ये कहते हुए कि उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत है
क्योंकि उसे नहीं पता कि लॉन कहाँ पर है। लेकिन रियो को भी इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एबेल का गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो कल यात्रा शुरू करेंगे क्योंकि उसे कुछ तैयारियां करनी है। एबेल ये मान लेता और दोनों इस फैसले पर हाथ मिलाते हैं। शाम को रियो अपने इस पहाड़ी जैसे जीवन को अलविदा कहता और जंगल की ओर निकलता है। वो डुल्हाना से भी विदा लेने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो कल रवाना होने वाले हैं, लेकिन एक दिन जरूर लौटने का वो उससे वादा भी करता है। वो अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करता है और एक आखिरी बार उसके साथ प्रैक्टिस युद्ध करना चाहता था। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और एक लंबे युद्ध के बाद डुल्हाना ही विजयी होता है। अब जब विदाई का समय आता है तो डुल्हाना रियो को एक लास्ट गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट एक मेन कैरेक्टर के आउटफिट जैसा था और डुल्हाना रियो के आने वाले अगले जीवन के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। अगली सुबह रियो अपने नए कपड़े में एबेल के साथ उत्तर दिशा की ओर ट्रैवल पर निकल पड़ता है और अपने इस वीरान से जीवन को हमेशा के लिए छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक जंगली सूअर मिल जाता और एबेल स्थिति को संभालने के लिए आगे आता है। भले ही वो जादू नहीं जानता, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी चालों को तेज करता है और एक ही बार में उस सूअर को मार गिराता है। जंगल इतना घना और बड़ा था कि ऐसा लगता है जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस रात उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे अपना कैंप लगाना पड़ता है। अगली सुबह वो अपनी यात्रा फिर से जारी रखते हैं और वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां वो दूर पानी में एक लिजार्ड मैन कपल को उनके निजी पल में देखते हैं। एबेल उनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, ये कहते हुए कि लिजार्ड मैन आमतौर पर बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो एक मोड़ लेकर अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर रियो अपने डिटेक्शन स्किल का उपयोग करते हुए महसूस करता है कि कुछ प्राणी उनकी ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। उसे शक होता है कि शायद लिजार्ड मैन ने उन्हें देख लिया है। एबेल रियो से कहता है कि वो उसके पीछे रहे, लेकिन रियो मना कर देता है क्योंकि वो सुन सकता था कि कई दुश्मन के कदम उनके नजदीक आ रहे हैं। एबेल को लगता है कि रियो की जादू की शक्ति तब तक बेकार है जब तक उसके पास कोई मैजिक स्टाफ ना हो, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि रियो को ना तो स्टाफ की जरूरत है और ना ही कोई स्पेल चैंट की। वो बिना इन चीजों के भी जादू चला सकता है। एक झटके में रियो कई बर्फीले क्रिस्टल यानी कि आइस क्रिस्टल को समन करता है और उनके चारों ओर से आ रहे लिजार्ड मैन की ओर फेंक देता है। एक ही पल में वो चारों लिजार्ड मैन खत्म हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है, और वो भी बड़े ही आसानी तरीके से। जब रियो इन मॉन्स्टर्स को हरा देता है तो एबेल उससे पूछता है कि उसने अभी जो किया वो आखिर था क्या, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन रियो को नहीं लगता कि इसमें कोई खास बात थी। वो कहता है कि उसने बस एक वाटर लैंसर का इस्तेमाल किया था। वो एबेल से कहता है कि ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एबेल उसकी बातों से सहमत नहीं होता, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि रियो ने एक साथ 4 लैंसर को बुलाया था, जबकि उसकी जानकारी के अनुसार मेजेज एक बार में सिर्फ एक ही जादू को इन्वोक कर सकते हैं। एबेल रियो से कहता है कि उसे इस बात की चिंता है और रियो भी ये बात मानता है कि वो भी इस बात से अनजान था। वो बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एबेल जिद करता है कि विंड मेजेज जिन्हें वो जानता है उनके लिए भी ये संभव नहीं है। रियो उसे याद दिलाता है कि वो वाटर मेज है, विंड मेज नहीं। आगे बढ़ने से पहले रियो एक मंत्र बोलता और पीने के लिए साफ पानी पैदा करता है। वो एबेल को याद दिलाता है कि वो दोनों थक चुके हैं और आगे का दिन लंबा होने वाला है, इसीलिए उन्हें पहले खुद को हाइड्रेट कर लेना चाहिए। एबेल पानी पी लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ बेचैनी थी। रियो ने जिन जादुई मंत्रों का प्रयोग किया था वो एबेल के लिए अजीब थे, क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं था। लेकिन जब वो रियो से इस बारे में पूछता है तो रियो इसका कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो लूना के करीब पहुंचते हैं एबेल रियो को एक सिक्का देता है जिसे लूना में इस्तेमाल किया जा सकता है। रियो इससे बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में असली पैसे को हाथ में लिया था। रियो की उस खुशी को देखकर एबेल उसे समझाता है कि इस दुनिया में कई तरह की करेंसीज प्रचलित हैं और ये खास करेंसी किंगडम ऑफ नाइटली की है, जिसमें लूना एक शहर है। वो आगे बताता है कि इस किंगडम में कुल 3 मुख्य शहर हैं, लूना, होंडेलो फेडरेशन और दूही एम्पायर। जैसे ही एबेल दूही का नाम लेता है रियो अचानक रुक जाता है, जिससे एबेल को लगता है कि शायद रियो का उस शहर से कोई पुराना रिश्ता रहा हो। वो उससे जब पूछता है तो रियो जवाब में कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल रियो सिर्फ उस शहर के नाम से ही चौंक गया था। उसे लगता है कि ये नाम सुनने में कुछ अजीब लगता है। ये सोचकर वो हंसता है कि अगर वो उस शहर का मेंबर होता तो खुद को उस नाम से पहचान कराना उसे अच्छा नहीं लगता। उसके लिए ये बहुत अच्छी है कि वो सच में उस शहर से नहीं है। वो दोनों इस बात पर थोड़ी देर तक हंसी मजाक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो कुछ चट्टानों के पास पहुंचते हैं तो एबेल देखता है कि एक चट्टान हिल रही है। वो तुरंत हमला करता है और रियो भी उसकी मदद के लिए शामिल हो जाता है, लेकिन तभी वो समझ जाते हैं कि वो एक रॉक गोलेम के नेस्ट में घुस आए हैं। वो चट्टान बार बार खुद को जोड़कर दोबारा जीवित हो जाती थी। एबेल अपनी तलवार से उसमें छेद करता है, लेकिन फिर से वो रीजनरेट्स हो जाती थी। जब एबेल की तलवार बेअसर साबित होती है तब रियो आगे आकर एक 10 लेयर वाली आइस रॉक का इन्वोक करता है और 2 चट्टानों पर वार करता है।
ये हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वो चट्टानों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। फिर वो बाकी के चट्टानों पर भी यही हमला दोहराता है। जब वो आखिरी रॉक गोलेम तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो चुपचाप लेटा हुआ है और बिल्कुल नहीं हिल रहा। रियो तुरंत समझ जाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी पीठ के बल लेटा है और इन गोलेम की शक्ति जमीन से आती है। जब वो अपनी पीठ के बल गिरते हैं तो पूरी तरह से पावरलेस हो जाते हैं। वो अपने पैरों के नीचे एक मैजिक कोर भी देखते हैं और एबेल पहचान लेता है कि ये गोलेम कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके होंगे, इसीलिए ये कोर बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। वो तय करते हैं कि इस कोर को टूर स्पॉइल यानी कि यात्रा की लूट के रूप में साथ ले लेंगे। रियो बाकी गोलेम से भी कोर लेने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि बाकी गोलेम्स अभी भी आइस रॉक से लड़ रहे हैं, इसीलिए वो बिना किसी आवाज के वहां से निकल लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। रियो सोचता है कि बस एक साधारण सा मेंढक है, लेकिन एबेल को लगता है कि ये एक बेहेमौत है। जिंदगी उन्हें ये बहस करने का समय भी नहीं देती कि ये वास्तव में क्या है, क्योंकि उसी समय कई वेबरेंस उड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं और अब वो दोनों एक युद्ध क्षेत्र के बीच में थे। लेकिन साथ ही किस्मत भी उनके साथ थी, क्योंकि बेहेमौत भी इस लड़ाई का हिस्सा है और वो जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और वो सही साबित होते हैं क्योंकि बेहेमौत जादू का प्रयोग करता और अंत में विजयी रहता है। रियो अब तक की अपनी यात्रा से बेहद रोमांचित हो चुका था। रात को वो आग जलाते हैं और आपस में बातें करते हैं। रियो एबेल से मजाक करता है कि उसने सोचा था कि एबेल भी बेहेमौत से लड़ेगा और वो उस लड़ाई का दूसरा दौर देख पाएगा। रियो का स्वभाव थोड़ा शरारती है, लेकिन ये सब एक मजाक था। वो उस मैजिक नेगेशन के बारे में पूछते हैं जिससे जादू के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता था, जिसे बेहेमौत ने लड़ाई में उपयोग किया था। एबेल कहता है कि उसने ऐसा केवल डंजन ट्रैप में देखा है। डंजन की बात सुनकर रियो बहुत उत्साहित हो जाता है और जब एबेल ये नोटिस करता है तो वो पूछता है कि क्या रियो को डंजन में दिलचस्पी है। रियो जवाब में तुरंत ही हाँ कहता है। वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही डंजन है और वो लूना में स्थित है, वही शहर जहाँ पर वो अभी जा रहे थे। रियो एबेल से चिढ़ते हुए कहता है कि उसने ये बात उससे छुपाई थी और पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन एबेल जोर देकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि रियो को डंजन में दिलचस्पी होगी। जब रियो जिद करता है कि वो और क्या क्या बातें उससे छुपा रहा है तो एबेल उससे पूछता है कि क्या उसने कभी डॉर्फ्स और एल्फ्स को देखा है, क्योंकि वो सच में बहुत भाग्यशाली है। लूना में कई सारे डॉर्फ्स रहते हैं और वो बेहद ताकतवर होते हैं। जब एबेल ये बात कहता है तो रियो कहता है कि वो पहले से ही जानता है, जिससे एबेल हैरान हो जाता है कि रियो को ये जानकारी कैसे हो सकती है। फिर एबेल आगे बताता है कि लूना में केवल एक एल्फ है और रियो तुरंत कहता है कि वो उससे भी परिचित है। वो अपनी यात्रा पहाड़ियों की ओर जारी रखते हैं और रियो एबेल को बताता है कि जैसे ही वो उस पहाड़ी को पार करेंगे उन्हें एक इंसानी बस्ती मिलेगी। एबेल को उम्मीद नहीं थी कि रियो को इस बारे में जानकारी होगी, इसीलिए वो रियो से पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता है। तो रियो को याद आता है कि ये बात उसे ड्रैगन ने बताई थी जब वो बात कर रहे थे, लेकिन उसे पता है कि एबेल उस पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो बस इतना कहता है कि इस बात को जाने दो। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एक हाई लेवल मॉन्स्टर उन्हें धमकाता है। एबेल उसकी उपस्थिति को महसूस करता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो सामने खड़ी विशाल पर्वत सी आकृति को देखता है तो वो इतना डर जाता है कि ना तो लड़ने का सोच पाता और ना ही ठीक से सांस ले पाता है। लेकिन सौभाग्य से रियो उसका ध्यान भटकाता है और उस मॉन्स्टर की ओर मांस का एक टुकड़ा फेंकता है। जैसे ही वो पक्षी जैसा मॉन्स्टर मांस निगलता है वो उन दोनों को छोड़ देता है। एबेल राहत की सांस लेता और शुक्र मानता है कि सब कुछ ठीक रहा। वो खुश है कि रियो ने उसकी जान बचा ली। वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस इलाके में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ के मॉन्स्टर वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। वो इंसानों से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ और ही चल रहा है। उन्हें ये भी याद आता है कि वेब्रन्स हमेशा उत्तर की दिशा से उड़ते हुए आते हैं। इससे वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद वो नॉर्थ माउंटेन के पास हैं। वो पहाड़ी के किनारे झांकते हैं और देखते हैं कि कई सारे वेब्रन किसी और मॉन्स्टर की लाश को खा रहे थे। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी सोच बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पर एबेल प्लान बनाता है कि उन्हें इनसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन रियो सोचता है कि उन्हें लड़ना ही होगा और अगर लड़ाई करनी है तो ये सबसे अच्छा मौका है जब वेब्रन जमीन पर हैं। वो दोनों लड़ाई में उतरते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन तभी और भी कई सारे वेब्रन उड़ते हुए उनकी ओर आते हैं। रियो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें आसमान से गिरा देता है। तो वहीं एबेल उनकी जेम्स को लेने चला जाता है। एबेल अब तक की लड़ाई से बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था, इसीलिए जब और भी मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है और बिना डरे उनका सामना भी करता है। और जब उनकी लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती है तो वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। और अब उन दोनों की एक शानदार जोड़ी भी बन चुकी थी। वो दोनों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस
इस दौरान दोनों एक दिलचस्प बातचीत में उलझ जाते हैं और चर्चा का विषय होता है कि क्या उन्हें फिर से कभी वेवनर्स जैसी खतरनाक मॉन्स्टर से टकराना चाहिए। रियो को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो इन राक्षसों से लड़ने में और भी मजा आता था, लेकिन एबेल इस विचार से ही कांप उठता है। वो दोबारा वैसा खतरा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो इस बात से संतुष्ट है कि पिछली बार रियो ने उन वेवनर्स से लड़ाई की थी, क्योंकि अब उनके पास एक भारी थैला जादुई पत्थरों से भरा हुआ है और ये पत्थर बेहद कीमती हैं और उन्हें बेचकर वो दोनों काफी पैसे कमा सकते हैं। वो दोनों उत्तर दिशा में काफी दूर तक चलते हैं और उन्हें एक पतली सी सड़क नजर आती है जो उन्हें एक संभावित कस्बे की ओर ले जाती दिख रही थी। एबेल चारों ओर नजर दौड़ाता और गौर करता है कि वो सड़क पूरब की ओर जाती हुई नजर आ रही है और सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ भी खड़ा है। ये देखकर एबेल के मन में आता है कि शायद उन्हें पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए। वो उन बर्फ से ढके पहाड़ों को पहचानता है, लेकिन रियो को इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि अगर वो इस पहाड़ को पूरब की ओर फॉलो करे तो उन्हें क्यादी नाम का एक टाउन मिलेगा। रियो ये सुनकर खुशी से झूम उठता है और बड़े ही एक्साइटमेंट से बताता है कि वो कितनी शिद्दत से एक असली बिस्तर पर सोने को मिस कर रहा था। एबेल ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि रियो दरअसल एक रिलैक्सर टाइप इंसान है। अब तक तो उसने उसे बस एक गुफावासी या यूं कहें कि एक क्रेजी फाइटर ही समझा था, जिसे सिर्फ लड़ाइयों से मतलब है और हर समय बस मॉन्स्टर का शिकार करना चाहता है। खैर, क्यादी पहुंचने से पहले ही एबेल रियो को सलाह देने लगता है कि वहां पर पहुंचकर उसे क्या क्या करना चाहिए। वो रियो को वहां की प्रसिद्ध लोकल क्यूजीन के बारे में बताता है, जो उसके अनुसार बेहद ही स्वादिष्ट और दिल को लुभाने वाली होती है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और दोनों उस छोटे से टाउन क्यादी में पहुंच जाते हैं। शहर में घुसते ही वो सीधे एक स्थानीय रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं और वहां बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर एबेल रियो को एडवेंचर गिल्ड्स के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के कई फायदे हैं और रियो जैसे ताकतवर इंसान को ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो आगे कहता है कि एडवेंचरर गिल्ड का गिल्ड कार्ड एक तरह का पहचान पत्र होता है जो किसी व्यक्ति को पूरे राष्ट्र में बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। रियो को ये आइडिया बेहद ही पसंद आता है, खासकर इसीलिए क्योंकि जब वो टाउन में घुस रहे थे तब गेट पर खड़े गार्ड को एबेल को रियो के लिए एक सिल्वर कॉइन देना पड़ा था। एबेल उसे गिल्ड के एक और बेहतरीन फायदे के बारे में बताता है। वो ये है कि रियो अपने पास जमा किए गए मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर लूट को गिल्ड के जरिए ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इसके लिए रियो को एक अल्केमिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि रियो को पहले से ही केमिस्ट्री में गहरी रुचि है, तो वो अल्केमी के विचार से तुरंत ही आकर्षित हो जाता है और अब गंभीरता से एडवेंचरर बनने के बारे में सोचने लगता है। इतने में एक वेट्रेस उनके पास आती है और उन्हें करी और चावल सर्व करती है। जैसे ही रियो पहला कोर खाता है वो ईमानदारी से चौंक उठता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस अनजान दुनिया में भी उसके पुराने संसार जैसा साधारण और पसंदीदा खाना उपलब्ध है और वो बेहद ही खुश होकर जल्दी जल्दी खाने लगता है और अगली सुबह उठते ही वो फिर से करी की ही तारीफ करता है, जिससे एबेल को यह एहसास होता है कि शायद ये गुफावासी कभी ढंग का खाना खाता ही नहीं था। और जब रियो पूछता है कि एबेल ने उसे टाउन में करी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो वो मजाक में कहता है कि शायद एबेल उससे और भी कुछ जूसी सीक्रेट छुपा रहा है। ये सुनकर एबेल थोड़ा घबरा जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो शायद वाकई कुछ रहस्य छुपा रहा हो। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनका रास्ता हरे भरे मैदानों और लहलहाते खेतों से होकर गुजरता है। यात्रा ज्यादा लंबी नहीं होती और वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लोन टाउन की बाहरी सीमाओं पर वो पहुंच चुके थे। जब वो एंट्रेंस गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां का गार्ड एबेल को देखते ही पहचान लेता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अनुसार तो एबेल गायब हो गया था और सबने ये समझा था कि उसकी मौत हो चुकी होगी। एबेल के पास उस समय सारी बात समझाने का समय नहीं होता, इसीलिए वो गार्ड को बस इतना बताता है कि रियो जो उसके साथ खड़ा है उसने उसकी जान बचाई है। वो गार्ड रियो को इसके लिए धन्यवाद कहता है और बेहद उत्साह से उससे हाथ मिलाता है। क्योंकि रियो अब भी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, उसे शहर में प्रवेश के लिए शुल्क देना पड़ता है और एबेल एक बार फिर से उसके लिए गार्ड को एक सिल्वर कॉइन देता है। गार्ड एक बार फिर एबेल का दिल से स्वागत करता है और पूछता है कि अब आगे क्या करने वाला है वो। उस बातचीत को सुनकर रियो ये बात समझ जाता है कि एबेल इस शहर में न सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि काफी लोकप्रिय भी है और लोगों से अच्छे खासे संबंध हैं इसके। बहरहाल एबेल और रियो सीधा एडवेंचरर गिल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एबेल रियो को बताता है कि सामान्यतः जब कोई व्यक्ति गिल्ड में रजिस्टर करता है तो उसकी रैंक F से शुरू होती है, लेकिन चूंकि एबेल खुद एक अनुभवी और सम्मानित एडवेंचरर है, वो रियो की काबिलियत की गारंटी दे सकता है और उसकी सिफारिश की वजह से रियो को E या शायद D रैंक से भी शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। इस दुनिया में भी वही आम रैंकिंग नियम लागू होते हैं, यानी जितनी ऊंची रैंक उतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभदायक क्वेस्ट भी। एबेल को पूरा विश्वास होता है कि रियो को शायद कभी कोई क्वेस्ट करनी ही ना पड़े, क्योंकि वो मानता है कि रियो के पास इतने जादुई पत्थर हैं कि वो उन्हें बेचकर वो बेहद अमीर हो सकता है। यहाँ तक कि एबेल ये तक कहता है कि अगर वो सारे स्टोन्स एक साथ बेच दे तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो सकती है।
इसीलिए वो चाहता है कि वो पहले गिल्ड मास्टर से सलाह ले कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। वो गिल्ड हॉल के अंदर प्रवेश करता और वहां पर मौजूद लोग जैसे ही एबेल को देखते हैं वो सारे खुशी से झूम उठते हैं। दर्जनों लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, हैरानी और खुशी के साथ। सबको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त एबेल जिंदा है और सही सलामत वापस लौट आया है। ये देखकर रियो मुस्कुरा उठता है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त इतना पॉपुलर भी हो सकता है। भीड़ से खुद को अलग रखने के लिए वो गिल्ड से बाहर निकल जाता और हल्की सी सैर पर निकल पड़ता है। और वहीं टहलते टहलते उसकी नजर एक एल्फ लड़की पर पड़ती है जो उसकी पोशाक को देखती है और उसमें गहरी दिलचस्पी लेती है। वो कहती है कि ये पोशाक हूबहू फेरी किंग जैसी लग रही है। रियो चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी फेरी किंग के बारे में सुना तक नहीं था। लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी समझाने के बजाय कहती है कि उसे जल्दी है और शायद वो जल्द ही दोबारा मिलेंगे। उधर एबेल गिल्ड हॉल से बाहर आता है। वो रियो को ढूंढता और उसे फिर से अंदर ले जाता है। वो सबके सामने रियो का परिचय कराता और बताता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी। जैसे ही रियो सामने आता है वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ईमानदारी से उसका धन्यवाद करते हैं। इस सम्मान और गर्मजोशी से भरे स्वागत से रियो के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। ये वो पल था जब उसने खुद को इस नई दुनिया में पहली बार स्वीकार किया हुआ महसूस किया था। जब सभी लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लौट जाते हैं तब एबेल रियो को गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है ताकि वो रियो का रजिस्ट्रेशन शुरू करवा सके। वो रिसेप्शनिस्ट से रियो को एक डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करने को कहता है और उसे व्यक्तिगत रूप से एंडोर्स करता है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं होता क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड जैसी पार्टी से किसी को भी कभी व्यक्तिगत एंडोर्समेंट नहीं मिला था। वो बताती है कि ये पहली बार है जब इस पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जिससे ये तो स्पष्ट होता है कि रियो कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देती है, लेकिन ये भी कहती है कि रियो को एक फिजिकल असेसमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। इस समय एबेल गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता था। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक मीटिंग रूम में ले जाती है और जैसे ही वो ह्यूज जो कि गिल्ड मास्टर है उसे बताती है कि एबेल वापस आ गया है। ह्यूज तेजी से कमरे में दाखिल होता है। वो ये सुनकर ही हैरान हो जाता है कि कोई उस विशाल पर्वत को पार करके जिंदा लौट आया है, चाहे वो खुद गिल्ड मास्टर ही क्यों ना हो। एबेल ह्यूज से आग्रह करता है कि सिर्फ ये तथ्य ही काफी होने चाहिए कि रियो को रैंक अप कर दिया जाए, क्योंकि उसके अनुसार बिना किसी स्पेशल स्किल के कोई भी व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता। ह्यूज उसकी बातों से सहमत होता है और रियो को रैंक अप करने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी बातचीत अभी पूरी नहीं होती कि अचानक एक टीम कमरे में घुसती है और वो टीम एबेल की होती है, जिनमें लिन, वैरेन और रिया होते हैं। और जैसे ही लिन एबेल को देखती है वो घुटनों के बल गिर जाती है, आंखों में आंसू लिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो एबेल को कभी फिर से देख पाएगी। एबेल उनके पास जाता और माफी मांगता है कि उसने उन्हें चिंता में डाला। वो स्वीकार करता है कि अगर रियो ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो भी जीवित नहीं होता, इसीलिए असली धन्यवाद रियो को जाना चाहिए। ह्यूज समझ जाता है कि पार्टी के पास एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करने को होगा, इसीलिए वो उन्हें वो रूम यूज करने देता है और गिल्ड क्लर्क नेना को बोलता है कि वो रियो को रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक मटेरियल तैयार करे। इसके लिए वो रियो को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एबेल उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें एक साथ कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन के बाद गिल्ड में ही उसका इंतजार करे। रियो ह्यूज के साथ जाता और ह्यूज पढ़ लेता है कि रियो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि एबेल कितना फेमस है। ह्यूज उसे बताता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी इस गांव की सबसे मजबूत पार्टी है और एबेल की अनुपस्थिति ने सभी को बहुत ही प्रभावित किया है। रियो पूछता है कि क्या वो डैंक में रजिस्टर होने वाला है, तो ह्यूज उसे बताता है कि हाँ, ये वही गिल्ड है। ह्यूज मानता है कि एबेल बेहद स्ट्रांग है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर उसके पास अच्छा सपोर्ट नहीं होता तो वो इतना कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए उसे यकीन है कि रियो भी एक असाधारण व्यक्ति है। वो उसे एक दूसरे ऑफिस में ले जाता और नेना वहाँ रजिस्ट्रेशन मटेरियल लेकर पहुंचती है। ह्यूज उसे पेपर वर्क सौंपता है और खुद अपने बाकी गिल्ड के दस्तावेजों में लग जाता है। नेना रियो से मिलती और अपना परिचय देती है। वो एक बुक लेकर आती है और रियो से उसकी स्किल्स लेवल और डंजन्स के अनुभव के बारे में सवाल करती है। जब रियो कहता है कि वो कभी किसी डंजन में नहीं गया तो वो बताती है कि हर महीने डंजन क्लासेस होती है और पूछती है कि क्या वो उसमें नामांकन कराना चाहता है, तो रियो हाँ कहता है। वो बताती है कि अगली क्लास कुछ दिनों में सुबह 9 बजे है। रियो ये सुनकर थोड़ा चौंकता है कि यहाँ टाइम सिस्टम भी मौजूद है और नेना बताती है कि शहर के बीच में एक घड़ी है जो समय दिखाती है। वो ये भी बताती है कि चूंकि रियो के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो गिल्ड लॉज में 300 दिन तक रह सकता है। पेपर वर्क पूरा होने के बाद वो एक सिस्टम पर अपना हाथ रखने को कहती है, तो सिस्टम उसकी जानकारी उसके कार्ड पर प्रिंट करता और रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद वो बाहर निकलते और ह्यूज बहुत प्रसन्न होता है कि एबेल लौट आया है। वो कहता है कि एबेल की अनुपस्थिति ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया था। रियो फिर से एबेल के पास लौटता है जो उसे शहर में घुमाने ले जाता है। एबेल बताता है कि वो अब उन मैजिक स्टोन्स का पैसा लेने जा रहे हैं जो उन्होंने बेचे हैं और साथ ही वो रियो के लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ भी खरीदना चाहता है।
रियो इस सद्भावना की सराहना करता है, लेकिन पूछता है कि वो स्टाफ क्यों। एबेल कहता है कि एक मैजिशियन को स्टाफ का उपयोग करना चाहिए, लेकिन रियो कहता है कि वो बिना इसके भी ठीक है और वो हमेशा अपनी तलवार के साथ तैयार रहता है। एबेल को लगता है कि उसके पास तलवार है ही नहीं, लेकिन रियो अपनी कमर पर बंधी छोटी सी तलवार दिखाता है, लेकिन एबेल उसे सिर्फ एक नाइफ समझता है। लेकिन रियो कहता है कि वो एक असली तलवार है और वो उसका उपयोग अच्छे से करता है। एबेल अब तक रियो की जिंदगी को एक रहस्य की तरह देख रहा था और उसके पास भी अब भी बहुत से सवाल हैं जो वो रियो से पूछना चाहता है। उसके शॉपिंग और कई सवाल जवाब के बाद रियो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में भी 24 घंटे का एक दिन होता है, 7 दिनों की एक हफ्ता होता है और 30 दिनों का एक महीना होता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। करी जैसी चीजें खाने के बाद वो अनुमान लगाता है कि शायद कोई ना कोई इंसान पृथ्वी से इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म हुआ है और उसने इस जगह को बदल दिया है। इसके बाद एबेल उसे फिर से मिलकर उन सभी चीजों के लिए उसकी सराहना करता है जो उसने खरीदी थी। फिर वो रियो को बताता है कि अब उन्हें एक और जगह पर जाना है और कहता है कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है और वो इनकार नहीं कर सकता। एबेल उसे उसकी वेलकम पार्टी में ले जाता है जहां वो पूरी रात मस्ती करते हैं और शराब में डूब जाते हैं। अगली सुबह रियो थका होता है और नीना के साथ अपनी लॉज की ओर चल रहा होता है। नीना मानती है कि उसकी रात बहुत मस्ती भरी रही होगी। वो बताती है कि रात जो एबेल का भाई है रियो से अलग ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहुत ही आभारी था। लेकिन रियो की थकान की असली वजह ये थी कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। वो अंततः लॉज में पहुंचते और नीना दरवाजा खोलती है। कमरे में पहले से 2 लोग मौजूद होते और नीना रियो को उनका रूममेट बताकर परिचय कराती है। वो दोनों रूममेट्स नील्स और ऑटो रियो से हाथ मिलाते हैं और नीना रियो को अगली दिन की क्लास की याद दिलाकर चली जाती है। नीना के जाते ही नील्स नीना की सुंदरता की तारीफ करता है, लेकिन ऑटो को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो रियो से बात करना शुरू करता और दोनों एक दूसरे के साथ कैजुअल तरीके से रहने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी नीना फिर से दरवाजा खटखटाती है और एक और रूममेट एमिन को लेकर आती है। एमिन बहुत छोटी लगती है और जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है तो वो बताती है कि वो 16 साल की है। उसके माता पिता की हाल ही में मौत हो चुकी है, इसीलिए उसने एडवेंचरिंग से कमाने का निर्णय लिया है। नीना सबको उसे वेलकम करने को कहती है और रियो से कहती है कि वो अगली सुबह क्लास में उसके साथ आए। उसी समय दूसरी ओर एबेल अपनी पार्टी को रियो के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने बिना स्टाफ के मैजिक का इस्तेमाल किया, कैसे उसने आइस ब्लॉकर से वाइवनर्स को मारा और भी बहुत कुछ। लिन को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है कि ये मैजिक थ्योरी के खिलाफ है, क्योंकि दूरी और निकटता का एक प्रभाव होता है। एबेल जोर देकर कहता है कि उसने जो देखा वही कह रहा है। रिया कहती है कि केवल एक ही लीजेंड इतना ताकतवर था, जो था इन्फेर्नो मैजिशियन। वो सभी इस पर चर्चा करते हैं कि शायद रियो वही लीजेंड है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं क्योंकि किसी ने उसे सच में देखा नहीं। लेकिन फिर सभी को एक चिंता होती है कि अगर रियो इतना ताकतवर है तो क्या वो उनके खिलाफ हो सकता है या एम्पायर को समर्थन दे सकता है। लेकिन एबेल उन्हें भरोसा दिलाता है कि रियो कभी भी दूही एम्पायर को समर्थन नहीं देगा, क्योंकि वो तो उस नाम से ही नफरत करता है। दूसरी ओर रियो अपने रूममेट्स के साथ मजाक कर रहा था और सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है और शायद अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से आगे और भी बदलने वाली है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।